माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह वायरल मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आएगा ही आएगा। यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में पक्का छपेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं लिखकर ले आया हूँ, आप सभी के लिए मैंने प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खंड यानी जो बड़े प्रश्न हैं, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, सभी प्रश्नों का आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे आप सभी के लिए। तो चलिए आप सभी को एक बार शेयर कर देना है आज के इस वीडियो को, उन सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए जिनके पास गृह विज्ञान विषय है। चलिए 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। समय आपको बोर्ड एग्जाम में कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जो यहाँ पर मिसप्रिंट होकर छप गया है, यहाँ पर लिखा रहेगा 70 अंकों का पूर्णांक। चलिए नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और निर्देश में आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना है और उसके पहले निर्देश भी पढ़ लेना है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। OMR उत्तर पत्रक का इस तरह की OMR सीट होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रश्न में जो विकल्प सही होगा आप गोला काला करते जाएंगे, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक। यहाँ आप लोग ध्यान दें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर है निर्देश। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आपको ना तो काटना है, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही उसमें आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पहला प्रश्न है और इसका विकल्प है बी वाला सही, गलती से आपने सी वाला गोला काला कर दिया, तो अब ना तो आप इसे इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इसमें आप इरेजर से इसको साफ कर सकते हैं, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सतर्कता बरतनी है आपको गोला काला करते समय। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है? खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा 50 अंकों का होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं पता है उस पर आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लेंगे, बिल्कुल वायरल प्रश्न हैं। 2025 बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी चुन करके उसे OMR सीट में गोला करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको रटना नहीं है बल्कि समझना है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श बजट माना जाता है। तो आज आदर्श बजट किसे माना जाता है? घाटे के बजट को या संतुलित बजट को?
या मेरे प्यारे बच्चों बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श बजट किसे माना जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बचत का बजट जो होता है इसे आदर्श बजट माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है। दिए गए विकल्पों में से सबसे सुरक्षित चेक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, क्रॉस चेक, या जिसे हिंदी में रेखांकित चेक कहते हैं, इसे सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्राम में होते हैं, 1 ग्राम में क्या होते हैं, 1 ग्राम में मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा इसका, 1 ग्राम में मेरे प्यारे बच्चों 10 डेसीग्राम होते हैं, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा का जल होता है, वर्षा अर्थात बारिश का जो पानी होता है वह कैसा पानी होता है, वह होता है शुद्ध जल। मेरे प्यारे बच्चों पहला ही विकल्प सही होगा। एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और ऐसे ही मैं कई मॉडल पेपर में आपको बताना चाहूँगा कि गृह विज्ञान विषय के मैं आपको कई इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के माध्यम से, जिन्हें तैयार करके आप 70 में 65 प्लस या 70 में 70 का भी स्कोर कर लेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आप इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं। तो यदि हम कुएं के जल को शुद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डालना होगा, जिसे लाल दवा भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से होता है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, कौन सा जो होता है रोग जो अशुद्ध जल या अशुद्ध भोजन करने से होता है, यहाँ पर राइट आंसर होगा खा वाला विकल्प। हैजा रोग एक ऐसा रोग है, यदि हम दूषित या अशुद्ध जल का सेवन करते हैं या दूषित या अशुद्ध भोजन करते हैं या खाते हैं तो हैजा रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत के ह्रास के लिए, यहाँ पर ह्रास होगा, के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। ओजोन परत, आप लोग ध्यान दें, ओजोन परत होगा। ओजोन परत जो कि सूरज से यानी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, आज उसका जो है ह्रास हो रहा है, किसका, ओजोन परत का। और इसके लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा CFC। CFC के कारण ओजोन परत का विनाश हो रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, डेंगू रोग फैलता है। तो डेंगू रोग किससे फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिल्टन क्लॉथ होता है। तो मिल्टन क्लॉथ कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। मिल्टन क्लॉथ मेरे प्यारे बच्चों सूती कपड़ा होता है, जिसे मिल्टन क्लॉथ कहते हैं। प्रश्न अगला है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं। तो नील का प्रयोग प्रायः सफेद सूती वस्त्रों पर किया जाता है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है। तो मांसपेशियों की मजबूती होती है मेरे प्यारे बच्चों किस तत्व के कारण,
कारण? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के कारण। अगला है प्रश्न, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? यानी हम किस विधि के द्वारा भोजन पकाएं तो हमारा भोजन यानी हमारे भोजन में मौजूद पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाप द्वारा पकाने से भोजन के पौष्टिक तत्व सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। और ये रोग किसको होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बड़ों को, बच्चों को, या वृद्ध अवस्था में जो बूढ़े लोग हैं उनको, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थिभंग के लक्षण हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि अस्थिभंग क्या है। अस्थि का हर अर्थ होता है हड्डी। अस्थि का अर्थ क्या है? हड्डी। और भंग का अर्थ होता है टूटना। भंग का अर्थ है टूटना, यानी हड्डी जब टूट जाती है तो लक्षण क्या है, कैसे जानोगे आप? वहां पर सूजन आ जाएगी जहां पर हड्डी टूटेगी। जहां जिस अंग की हाथ टूटा है या पैर टूटा है तो सूजन आ जाती है। दर्द तो होता ही है, आप सभी जानते हैं। अंग भी निष्क्रिय हो जाता है, यानी हाथ टूट गया है, यानी हाथ की हड्डी यदि टूट गई है तो वह हाथ किसी काम का नहीं होता, यानी उससे हम काम नहीं ले सकते तुरंत। ये ध्यान रहे आप लोगों को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अस्थिभंग के लक्षण क्या हैं? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो श्वसन क्रिया में मेरे प्यारे बच्चों रक्त का शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन गैस के द्वारा। रक्त शुद्धिकरण होता है। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम सभी, आपने देखा होगा घर में एक जो है होता है छन्ना या छन्नी आप कह सकते हैं, जिसमें प्रायः चाय या दूध छाना जाता है ताकि वह साफ हो सके, यानी उसमें जो बड़े बड़े कण हैं वो निकल जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हमारे शरीर में फेफड़ों में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि इनमें फेफड़ों में अनेक छिद्र होते हैं जिसमें रक्त जाता है और शुद्ध होकर आता है। थर्मामीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि थर्मामीटर के द्वारा हम शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। प्रश्न अगला है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किस लिए करते हैं? बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं ठंडी सेंक देने के लिए। और ठंडी सेंक कब दी जाती है? जब किसी को तेज ज्वर या बुखार आ जाता है तो ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। खंड बा, जिसमें यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं लेकर के आया हूं यहाँ पर। चलिए, पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 21 है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? तो चलिए, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। पारिवारिक बजट क्या है और पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। आप लोग यहां पर ध्यान दें कि पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है। क्या होता है? एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है, जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित
अवधि होगा, यहाँ पर निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय। आय का अर्थ क्या है? आय का अर्थ होता है आमदनी, परिवार की आमदनी कितनी है, और व्यय का अर्थ क्या है? खर्च, यानी परिवार के द्वारा कितना खर्च किया गया उसका विवरण दर्शाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट। क्या कहते हैं? एक लिखित या व्यवस्थित प्रपत्र होता है जिसमें परिवार की आमदनी कितनी हुई है, यानी आय कितनी हुई है, और व्यय कितना हुआ है, उसे ही बजट कहते हैं। तो मैं एक एक प्रश्न का उत्तर आपको समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको प्रश्नों का उत्तर रटना ना पड़े। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22 क्या है? बचत के 4 उद्देश्य या लाभ क्या हैं? बचत किस लिए की जाती है, इसका उद्देश्य क्या है या लाभ क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर क्या है? भविष्य को सुरक्षित बनाना। हम बचत क्यों करते हैं? बचत यानी धन की बचत क्यों करते हैं? धन क्यों एकत्रित करते हैं, इकट्ठा क्यों करते हैं? ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित बना रहे, हमें आवश्यकता पड़ने पर धन की कमी न महसूस हो, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। यदि हमने बचत की है और हमें किसी चीज की आवश्यकता है जिसके बिना हमारा कार्य नहीं हो सकता, तो उसकी पूर्ति में भी बचत यानी धन सहायता देता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, और समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी, यानी मान सम्मान बनेगा। यदि हमने बचत की है, हमारे पास धन है, दौलत है, तब राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी हम योगदान कर सकते हैं बचत करने के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने लाभ हैं, इतने उद्देश्य हैं बचत के। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही सरल प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा कि जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? उत्तर हो जाएगा कि जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? समुद्र से हमें जल प्राप्त होता है, वर्षा के द्वारा जल प्राप्त होता है, नदियों के द्वारा जल यानी पानी प्राप्त होता है, तालाब के द्वारा, कुएं के द्वारा, झीलों के द्वारा, झरनों के द्वारा एवं सोतों के द्वारा भी हमें जल प्राप्त होता है। बिल्कुल इजी प्रश्न था और बिल्कुल सरल उत्तर है, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? विषाक्त का अर्थ होता है विषैला। विषैला यानी विषैला भोजन किसे कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। भोजन के अंदर, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार जरूर शेयर कर दें आप सभी लोग इस वीडियो को। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण क्या हो जाता है? भोजन विषाक्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 25। घर पर कपड़ा सिलाई करने के 2 लाभ लिखिए। यदि हम घर पर कपड़ा सिलते हैं तो इससे क्या मतलब क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आपको 2 लाभ लिखना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर, घर पर कपड़ा सिलाई करने से धन एवं कपड़े की बचत होती है। यदि हम घर पर कपड़ा सिलते हैं तो हमारा धन यानी पैसा बचेगा और हमारा कपड़ा भी बचेगा, तथा अपने प्रियजनों के लिए वस्त्र तैयार करने से एक विशेष प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। ये लाभ हैं घर पर कपड़ा सिलने से। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मोच के लक्षण लिखिए। यानी मोच यदि आ जाती है किसी को तो उसके लक्षण या पहचान क्या है? प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, मोच की पहचान क्या है? तो चलिए यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। मोच आने के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला लक्षण, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में
पीड़ा होती है। जहां मोच आएगी वहां पर सूजन आ जाएगी, और यदि हम उस अंग को हिलाते हैं, डुलाते हैं तो क्या होगा? पीड़ा यानी दर्द भी होगा। दूसरा लक्षण क्या है? मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। जहां पर मोच आती है उस अंग का रंग कुछ कुछ या तो नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा, नीला काला होने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए निर्देश जरूर पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इसके यानी इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है। पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदों यानी आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। पारिवारिक बजट क्यों की जाती है, इसकी क्या आवश्यकता है? चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर, पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं। पहला, आहार एवं तत् संबंधी सामग्री खरीदने के लिए बजट बनाना आवश्यक है। वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद यानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। और मेरे प्यारे बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। और मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी, आप लोग ध्यान दें, स्वास्थ्य संबंधी एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता को पूरा करना है तो भी पारिवारिक बजट बनाना होगा। अन्य घरेलू व्यय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यातायात व्यय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। व्यक्तिगत व्यय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। और व्यक्तिगत यहाँ पर पारिवारिक बजट संबंधी आवश्यकता को भी पूरा करना है तो पारिवारिक बजट बनाना होगा। तो पारिवारिक बजट के उपर्युक्त सभी मद पारिवारिक बजट को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है 27 का, अथवा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि आदर्श कुआं किसे कहते हैं। वैसे तो आदर्श कुआं किसे कहते हैं, आधुनिक युग में कुएं बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रश्न है तो इसका उत्तर भी लिखना है। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 27 अथवा का उत्तर, आदर्श कुआं। गहरी कुओं का जल शुद्ध एवं स्वच्छ होता है। जो गहरे कुएं होते हैं उनका जल शुद्ध और स्वच्छ होता है। यदि गहरे कुएं को व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए तथा उसका संचित रख रखाव किया जाए तो उस कुएं को आदर्श कुआं माना जाता है। आदर्श कुएं के आवश्यक शर्तें तथा विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कुआं अच्छी भूमि में खुदवाना चाहिए। दूसरा, कुआं पक्का होना चाहिए ताकि पानी निकालते समय मिट्टी कुएं में ना गिर सके। तीसरा, कुएं के आसपास का भाग भी पक्का होना चाहिए जिससे आसपास का गंदा जल कुएं में गिरकर उसको दूषित ना कर सके। चौथा, आदर्श कुएं के ऊपर छतरी नुमा छत अवश्य होनी चाहिए जिससे धूल, मिट्टी, पक्षियों की बीट इत्यादि कुएं में ना गिर पाए। पांचवा, प्रत्येक माह कुएं के पानी में लाल दवा डालकर यानी पोटेशियम परमैंगनेट डालकर सफाई करनी चाहिए ताकि कुएं के जल को दूषित होने से बचाया जा सके। पांचवा, प्रत्येक, यहाँ पर इसके बाद है, अगला कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया कुआं जिसमें मृदु जल प्राप्त होता है एक आदर्श कुआं माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 28, डेंगू के कारण तथा लक्षण लिखिए। डेंगू के कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 28 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। डेंगू ज्वर
मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू ज्वर क्या है? यह एक विषाणु RNA विषाणु जनित रोग है। यह रोग मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। जब मादा मच्छर रोगी का रक्तपान करती है, यानी जिसको डेंगू है उसका खून चूसती है, तो यह 9 से 12 दिनों में स्वयं संक्रमित हो जाती है। तो वह मच्छर जो खून चूसती है वह 9 से 12 दिनों के अंदर स्वयं डेंगू रोग से क्या हो जाती है? संक्रमित हो जाती है। संक्रमित मादा मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति का रक्तपान करती है, और यही मच्छर जिसको डेंगू हो चुका है, ये यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तपान करती है यानी काटती है, तो लार के साथ विषाणु भी व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। लक्षण क्या है? डेंगू ज्वर में तीव्र ज्वर के साथ अस्थियों के जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होती है। इस कारण इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू को और किस नाम से जाना जाता है? हड्डी तोड़ ज्वर के नाम से भी। दूसरा है, इस रोग में विषाणु, लक्षण आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण रक्त स्राव हो जाने के कारण रक्तस्राव ज्वर भी हो सकता है। इसके फलस्वरूप रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। तीसरा लक्षण है, शरीर और चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं। अब रोकथाम के उपाय क्या हैं? यानी डेंगू ज्वर को कैसे रोका जा सकता है? तो रोकथाम के उपाय मेरे प्यारे बच्चों, इस रोग के वाहक मच्छर स्वच्छ जल में पनपते हैं, जैसे कूलर में, पानी के टैंक में, या जहां पानी एकत्र हो जाए वहां पर। अतः मच्छरों से बचाव के लिए सप्ताह में एक बार इन सभी स्थानों की सफाई कर देनी चाहिए, जिससे इनके प्रजनन स्थल नष्ट हो जाएं। वयस्क मच्छरों को नष्ट करके अथवा मच्छरों से स्वयं का बचाव करके रोग से बचा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब उपचार क्या है, यानी कैसे जो है उपचार किया जा सकता है इस रोग का? तो इस रोग के लिए प्रभावी औषधि उपलब्ध नहीं है। ज्वर को उतारने के लिए पैरासीटामोल तथा प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 का, अथवा बजट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ लिखिए। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर बिल्कुल आसान है, आपको समझना है सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर। 28 का, अथवा पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट वह व्यवस्थित प्रलेख होता है जिसमें किसी परिवार के एक निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय, निश्चित अवधि मान लीजिए 1 महीना, 1 माह में किसी परिवार ने कितनी आमदनी की है, कितना खर्च किया है, इसका एक व्यवस्थित प्रलेख बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इसमें बजट यानी ये जो प्रलेख होता है, इसी में विवरण दिया होता है कि परिवार के द्वारा 1 महीने में कितनी आमदनी हुई है और कितना खर्च हुआ है। बजट के लाभ क्या हैं? तो पहला लाभ है आय का उचित उपयोग। हम अपनी आमदनी का उचित उपयोग करना सीख जाते हैं। दूसरा लाभ है पारिवारिक सुख शांति। हमारे परिवार में सुख शांति का माहौल हो जाता है यदि हमने बजट बनाया है। व्यय पर भी नियंत्रण, जो अनावश्यक व्यय हैं, खर्चे हैं, उन पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। बचत करना सीख सकते हैं, आर्थिक उन्नति कर सकते हैं और आय व्यय में संतुलन भी बना रहता है। तो बजट बनाने से, पारिवारिक बजट बनाने से इतने लाभ हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न है प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा प्रश्न संख्या 29 का मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर कुकर
पाक क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उत्तम उपकरण है। इसमें खाद्य सामग्री को भाप के दबाव को बढ़ाकर ताप द्वारा पकाया जाता है। यह बंद पतीले के आकार का होता है। आप सभी ने देखा है प्रेशर कुकर, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यहाँ पर आगे आप क्या लिखेंगे, इसमें भोज्य पदार्थ शीघ्र गल जाते हैं तथा पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। प्रेशर कुकर में पकाए गए दाल, चावल, सब्जी आदि की स्वाभाविक सुगंध एवं स्वाद बने रहते हैं। इसके प्रयोग से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है तथा ईंधन भी कम लगता है। इसमें धन की भी बचत होती है। तो ये हो गया प्रेशर कुकर। अब बारी आती है यहाँ पर प्रश्न अगला, जो कि इस प्रकार से है, कमरे में पर्दे लगाना या पर्दे लगाने से क्या लाभ हैं? तो इसको भी आप लोग तैयार कर लें। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? प्रश्न संख्या 29 का अथवा आप लोग ध्यान दें उत्तर। पर्दे गृह सज्जा यानी गृह को सजाने के साधन होने के साथ साथ उपयोगी भी होते हैं। पर्दे जहां एक ओर गृह सज्जा में योगदान देते हैं, वहीं इन्हें विभिन्न रूपों में उपयोगी एवं लाभदायक भी माना जाता है। पर्दों की प्रमुख उपयोगिता यह है कि ये घर के सदस्यों को एकांत प्रदान करते हैं। घर के विभिन्न भागों में लगे हुए पर्दे अंदर रहने वाले सदस्यों को शांत एवं एकांत वातावरण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ पर्दे बाहरी प्रकाश, वायु तथा ताप को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। पर्दों की एक अन्य उपयोगिता यह है कि उनके द्वारा खिड़की व दरवाजों के दोषों को छिपाया जा सकता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। हड्डी की टूट तथा मोच, यहाँ पर मोच है, दोनों का संबंध अस्थियों से ही होता है। यानी हड्डी टूटती है वो भी हड्डी से ही संबंधित है और मोच भी हड्डी में ही आती है, परंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। पहला अंतर क्या है? हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। दूसरा अंतर क्या है? हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि यानी जहां पर हड्डियां जुड़ी होती हैं पर विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर है, हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है हड्डी जब टूटती है तब, लेकिन जबकि यह संधि पर, मोच में क्या होता है, यह संधि पर खिंचाव पड़ने या कहीं पैर ऊंचा नीचा पड़ गया या हाथ ऊंचे नीचे पड़ गया, इससे मोच आ जाती है। चौथा अंतर है, जिस स्थान से हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट होती है। अगला अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, हड्डी टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है। यह बाहर भी चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है, यानी यदि बाहर भी चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है, जबकि जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। सामान्यतः रुधिर बाहर नहीं निकलता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 30 का अथवा है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलो, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 100% ये प्रश्न आएंगे। आप लोग इनका उत्तर जरूर तैयार कर लो। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप लोगों को कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम
कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर क्या है। पहला अंतर क्या है, यह क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है। कौन सी, प्राकृतिक श्वसन क्रिया सदैव और प्रतिक्षण होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। यदि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हमें क्या कराना होगा, हमें कृत्रिम श्वसन क्रिया का सहारा लेना होगा। यानी यदि आपको सांस लेने में दिक्कत है तो ऑक्सीजन के द्वारा आपकी इस क्रिया को संभव किया जाएगा और इसी क्रिया को कहते हैं कृत्रिम श्वसन क्रिया। दूसरा अंतर है कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया स्वतः एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में चलती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर चलाई जाती है तथा दूसरे व्यक्ति की इच्छा एवं प्रयास पर निर्भर करती है। तीसरा अंतर है कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया स्वयं ही पसलियों तथा तंतुपट की क्रिया पर निर्भर करती है और व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया सदैव अन्य व्यक्तियों द्वारा कराई जाने वाली क्रिया है तथा दूसरे व्यक्तियों को इसमें श्रम करना होता है, उन्हीं के द्वारा यह क्रिया संपादित भी होती है। चौथा अंतर है कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक ही विधि के द्वारा होने वाली क्रिया है, इसमें अनेक विधियां नहीं होती, एक विधि के द्वारा होती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया स्थिति के अनुसार अलग अलग विधियों से की जाने वाली क्रिया है, जैसे कि सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि तथा लावार्ड विधि आदि। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 31 है। यहाँ पर तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 31 का उत्तर, तापक्रम चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है। इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इन प्रश्नों का उत्तर जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अथवा मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, इसका उत्तर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न निर्देश है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 क्या है, यहाँ पर डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा। अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 33 है। यहाँ पर भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है, अथवा वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 34 है, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसी तरह का पेपर आने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा का। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल पेपर है, यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।